बेटा जी, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। ये टॉपिक भी काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है। इसे 2D मोशन भी कह देते हैं शॉर्ट में, 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि ये मोशन एक्स और वाई प्लेन में होता है। इस टॉपिक की स्टार्टिंग कैसे होती है, जरा उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। अब तक हमने 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था, जिसमें कोई भी बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव करती थी। और इस टॉपिक में जो यहां से स्टार्ट होने हमारे, बॉडी जो भी मूव करेगी किसी प्लेन में मूव करेगी, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों आएंगे, साथ में टाइम टी तो आता ही आता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन समझनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्ट वर्ड से बना है प्रोजेक्टाइल। क्या मीनिंग है इसका, जरा ये समझते हैं। व्हेन वी थ्रो ए बॉडी, देन इफ आफ्टर थ्रो no other force than gravity will act on it, then the body is said to be a projectile. Meaning, यदि हमने किसी बॉडी को थ्रो करा और आफ्टर थ्रो उस पे ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, यानी बॉडी अपने आप इनिशियली प्रोवाइडेड फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है, तो वो बॉडी कहलाएगी एक प्रोजेक्टाइल। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1, थ्रोइंग ए बॉल या स्टोन बाय ए पर्सन। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने बॉल को थ्रो कर दिया, स्टोन को थ्रो कर दिया, तो उसके बाद उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट ग्रेविटी। वन मोर इज फ्लाइंग ए बर्ड। जब बर्ड फ्लाई करेगी तो बर्ड अपने अंदर से फोर्स को लगाएगी, तो दैट मीन्स ड्यूरिंग मोशन उसके ऊपर एक फोर्स इंटरनल लग रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। वन मोर एग्जाम्पल इज फ्लाइंग ऑफ ए एरोप्लेन। जब किसी एरोप्लेन को हम फ्लाई करेंगे तो एरोप्लेन का इंजन उस पर अंदर से फोर्स लगाएगा, तो ड्यूरिंग मोशन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन हमारी हो जाती है प्रोजेक्टाइल की। हमारा आगे के सारे टॉपिक इसी प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करेंगे। यहां 2 बड़े टॉपिक आते हैं, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या मीनिंग है इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यानी बॉडी को हम किसी बिल्डिंग की टॉप से पैरेलल टू ग्राउंड थ्रो कर रहे हैं, तो वो बॉडी कहलाएगी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां हमने ग्राउंड से हाइट h पे एक बिल्डिंग कंसिडर करी और उसके ऊपर से एक बॉडी को शुरू में फेंका। इनिशियल स्पीड है उसकी u एट द टाइम t इक्वल टू 0। थोड़ी सी हमने यहां पर 2 एक्सिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर करा। इस तरफ लिए ग्राउंड के पैरेलल एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए नीचे की ओर मार्क करी हमने वाई एक्सिस। इस चीज से कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि रेगुलर सिस्टम से अलग हमने एक्सिस लिए हैं, ये यहाँ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डेंस में है। और कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा एक्सिस हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके अकॉर्डेंस में शुरू में हमें ये 4 चीजें मार्क करनी है, ux, uy, ax, ay। ux means initial speed along x axis। तो हमने जब शुरू में सारा स्पीड थ्रो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करा है, तो ये सारी
इनिशियल स्पीड u, ये x एक्सिस के अलोंग है तो ux हमारा हो जाएगा u एंड uy हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इस स्पीड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। हियर a एक्सिस एक्सिलरेशन अलोंग x एक्सिस, a स्टैंड्स फॉर एक्सिलरेशन, तो इसकी वैल्यू होगी 0 बाय डेफिनेशन, जो ऊपर आपको डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डेंस में, क्योंकि सारा फोर्स आफ्टर थ्रो एक्सेलरेशन फोर्स सारा y एक्सिस के अलोंग ही हो सकता है, x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं हो सकता। इसलिए ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि फोर्स 0 है तो फॉर्मूला F इक्वल टू ma के कारण F 0 है तो a भी 0 होगा, क्योंकि मास m तो 0 हो ही नहीं सकता। एंड ay दैट मीन्स एक्सिलरेशन अलोंग y एक्सिस इज g, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो उसकी वैल्यू g है। नीचे की ओर एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ay इक्वल टू पॉजिटिव g। ये हमारी बिगिनिंग है। अब इसमें 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। पहला तो है कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, जो मैंने यहां मार्क कर दिया p x, y। इस पॉइंट पे x और y के बीच के रिलेशन, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको आपने पहले छोटी क्लास में पाथ या लोकस के नाम से भी पढ़ा होगा। यानी एक एक्स वाई रिलेशनशिप हमें यहां पे डेवलप करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो और छोटी चीजें जरा फोकस करवाना चाहूंगा। तो इनको करने के लिए हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह वाली जो हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। लेकिन इन इक्वेशन को अप्लाई करने का एक स्पेशल डिस्टिंक्ट मेथड है। उस मेथड के लिए 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट एक्सिस इक्वेशन PAE, दैट मीन्स किस पॉइंट पे अप्लाई करना है इस बॉडी के लिए, कौन सी एक्सिस कंसिडर करनी है, x या y, और इक्वेशन यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन हमें चूज करनी है। यदि ये 3 बातें हमने ध्यान कर ली तो हमारा आगे का टॉपिक अपने आप करेक्ट हो जाएगा। लेट्स से इन तीनों के हिसाब से लगाते हैं। तो अभी बिगिनिंग में एक बात क्लियर है, हमें इस पॉइंट P पे x और y के बीच की रिलेशन बनानी है। तो एक बार x एक्सिस के लिए और एक बार y एक्सिस के लिए हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो इस 3 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से पहली बात क्लियर हो गई कि हमें एट पॉइंट P लेना है, दूसरा x एक्सिस के अलोंग लेना है, थर्ड इक्वेशन कौन सी लें। तो यहां हम इक्वेशन चूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको मैं एस एक्स यू एक्स और ए एक्स करके लिख रहा हूं अलोंग एक्सिस मार्क करने के लिए, सो दैट मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को इजिली अप्लाई कर पाऊं। लेकिन ये इक्वेशन यही वाली क्यों ले रहे हैं, कैसे चूज करें, तो आपको अगेन यहां पे गौर करना पड़ेगा। हमारे पास जो क्वांटिटीज अवेलेबल हैं उनका यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, x का यूज करना है, x मीन्स s डिस्टेंस, दूसरा टाइम t दे रखा है, तो s और t के बीच की रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो s की वैल्यू है x, जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x एक्सिस के अलोंग, ये ux की वैल्यू ऊपर से रखी, u t रहा, ax की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू यू टी या t इक्वल टू एक्स बाय यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 एक्स एक्सिस के अलोंग बनाने के बाद अब हमें y के लिए भी लेना पड़ेगा, जैसा पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा था। तो हम उसी पॉइंट P पे दोबारा कंडीशन को लेंगे, अलोंग y एक्सिस लेंगे और वही इक्वेशन लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशनशिप का यूज करना है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग y एक्सिस होगी, तो एस वाई यू वाई और ए वाई हमारे टर्म्स हो जाएंगे। एस वाई की वैल्यू y, यू वाई 0 था जो हमने ऊपर निकाला था, ए वाई की वैल्यू प्लस जी थी। तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और t की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने पुट करी x बाय यू, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हमें ये बताना है कि इक्वेशन का टाइप क्या है। तो ये है
It is the equation of parabola. Therefore, trajectory of horizontal projectile is a parabola. ना हमारे लिए नया टर्म आ जाता है कि पैराबोला है क्या। तो पैराबोला का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं, कुछ कॉनकेव जैसा दिख रहा है हमें। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर्व होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x उसकी इक्वेशन होती है, और जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। यहां 4 एक कांस्टेंट है, हमने एक सिंगल कांस्टेंट ना लेके 4a ले रखा है। इसकी डिटेल्स आप मैथ्स की क्लासेस में अपनी पढ़ेंगे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस कर्व की खासियत क्या है, ये क्यों ले रहे हैं, हमारा क्या मीनिंग है इसका। तो जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लेंस या मिरर हम बहुत छोटे साइज का लेते हैं, यदि हमने बड़े साइज का लिया तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहते हैं हम एबरेशन। यानी बहुत बड़ा लेंस या मिरर होगा तो उसका एक पॉइंटेड फोकस नहीं होता, थोड़ा सा इमेज आगे पीछे बनती है तो ब्लर हो जाती है। पैराबोला की खासियत ये होती है कितने भी बड़े साइज का हो जाए, इसकी फोकस हमेशा क्या रहेगी, एक ही पॉइंट पे रहती है। तो बड़े बड़े रडार इसी से बनाए जाते हैं, वो इसी टाइप का कर्व होता है। हमने इसको कहां देखा है, तो हमारे घर की छत पे लगी हुई टीवी की जो डिश है वो पैराबोलिक होती है। इसको आप गौर से यदि देखेंगे, घर की छत पे जाकर आज देखिएगा, तो कॉनकेव जैसा नेचर तो उसका दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें एक अलग सी लहर सी दिखाई पड़ेगी। आपको लगेगा नहीं ये स्मूथ कॉनकेव ना होगा, कुछ डिफरेंट भी है। वो बेसिकली आपका पैराबोलिक है। तो यहां हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कर्व था वो कर्व क्या है, पैराबोलिक कर्व है। यानी कि ये जो हमने ग्राफ का ये पाथ हो रहा है फॉलो, ये पाथ कैसा है, एक पैराबोलिक पाथ है। ना बेटा इसके आगे की कुछ बातें और कैलकुलेट करेंगे तो यहां दो और टर्म कैलकुलेट करे जाते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डायग्राम दोबारा बना दिया। जब यहां से इसको हम ऐसे थ्रो कर रहे थे यू स्पीड से, तो कभी ना कभी नीचे आके गिरेगा। लेट से ओ से थ्रो करने के बाद जब ये नीचे आके गिरा तो टाइम हो रहा था टी, कैपिटल टी। इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, ये निकालना है हमें। तो अगेन पुरानी बात ध्यान करें कि हमें तीन चीजों का ध्यान करना है। PAE, पॉइंट एक्सिस इक्वेशन। तो पॉइंट तो यहां क्लियर हो गया कि हमें ए पॉइंट पे ही लेना है, क्योंकि टाइम यहां निकालना है, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। एक्सिस कौन सी लें, यहां मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस। एक्स क्यों नहीं, तो एक्स के अलोंग जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है, ये आर से मैंने मार्क करा है रेंज, ये हमें बाद में निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं इसको। तो हमारे लिए अभी क्वांटिटी नोन नहीं है, बट उसके रेस्पेक्ट में देखें तो इस बिल्डिंग की हाइट h हमें गिवन है, तो हम वर्टिकल डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। हम जानते हैं कि टाइम एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करें या वाई के लॉन्ग कैलकुलेट करें, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड इक्वेशन, तो अगेन डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन लेनी है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का ही यूज करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आई राइट एस वाई यू वाई ए वाई। एस वाई की वैल्यू यानी ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो उसका हो गया h, यू वाई की वैल्यू हमने शुरू में देखी थी 0, टाइम t, हाफ ए वाई की वैल्यू g और t यानी कैपिटल T कर दिया। तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये 2 और g को इधर पहुंचाया तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय जी, या t इक्वल टू √2h बाय जी हमारा ये टर्म हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद अगला टर्म जो हमें कैलकुलेट करना है वो हॉरिजॉन्टल रेंज। जो डायग्राम में हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मार्क कर रहे थे, पॉइंट ए पे आके गिर रहा है, तो तीनों चीजों में से PAE में से पहली चीज P पॉइंट ए हो गई, एक्सिस एक्स के अलोंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और थर्ड इक्वेशन अगेन डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन लेनी है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, SX UX और AX। तो SX की वैल्यू यहाँ पे R हो जाएगी,
डिस्टेंस कितना चला, यू एक्स की वैल्यू फिक्स है शुरू से ही यू, और टाइम कैपिटल टी, क्योंकि ए पॉइंट तक पहुंचने का टाइम क्या था कैपिटल टी, हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 टी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू यू टी, और टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें तो आर इक्वल टू यू रूट 2h बाय जी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। इसका मतलब यह है यदि हमने h हाइट से इसको थ्रो करा किसी बिल्डिंग के, तो स्पीड u से थ्रो करा, तो इतने डिस्टेंस के बाद हमें ये नीचे जमीन पे गिरी मिलेगी। यानी हम कंसिडर कर सकते हैं अपने घर के छत से हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि बॉडी कितने दूर जाके नीचे गिरेगी। एक, हमने कितनी स्पीड से फेंका, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कितनी जोर से फेंका, और दूसरा हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। जितनी ज्यादा बिल्डिंग की हाइट होगी उसके उतने दूर जाने की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। राइट, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। नाउ बेटा इस कंसेप्ट को और बेटर मैनर में समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई। हमने एक ये बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, हाइट ले ली हमने 100 मीटर। कैलकुलेट नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर के बाद ये नीचे जाके गिरेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें दे दिया कि इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन हमसे कहा है जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लो। तो अभी हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, √2h बाय जी था। तो यहां हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2h की वैल्यू रही 100, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100, अपॉन जी 10 से 100 गया 10 टाइम्स इंटू 2, √20 सेकेंड, या इसको हम √4 इंटू 5 लिखें तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 सेकेंड, इतना हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। यानी कि 2√5 सेकेंड के बाद जमीन पे गिरेगी। दूसरी चीज है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू यू टी होगा। एक फॉर्मूला हमारा ये आया था ना, R इक्वल टू यू टी इक्वल टू यू रूट 2h बाय जी। तो हम √2h बाय जी को तो ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो हम सीधे सीधे R इक्वल टू यू टी कह सकते हैं। U है 10 और टाइम कितना आया 2√5 सेकेंड, तो ये हो गया 20√5 मीटर। ध्यान देना, अब रेंज है यानी कि डिस्टेंस में होगा तो ये क्या में आएगा, मीटर में आएगा। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। राइट।